नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं अकार्बनिक औषधियाँ। अब हिंदी में हमने इसलिए बताया क्योंकि हमारा मेन पॉइंट है हिंदी में बताना, फार्मेसी को हिंदी में बताना। अब इसमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में एक टॉपिक है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होता है? एक प्रकार से इसे रक्तवर्धक के रूप में जानते हैं। इसका हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पहले बता दिया है, एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लेना। अगर उसको नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लेना पार्ट 1। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हेमेटेनिक्स के, फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट। इसको हमने पार्ट 1 में बता दिया है। आज हम देखेंगे फेरिक अमोनियम साइट्रेट एवं फेरस एस्कार्बोनेट एवं कार्बोनिल आयन। आज हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। अब हमारा फर्स्ट पे सबसे फेरिक अमोनियम साइट्रेट। अब हम देखेंगे फेरिक अमोनियम साइट्रेट क्या है एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, स्टोरेज कंडीशन इनके देखेंगे, यूज़ देखेंगे, मार्केट प्रिपरेशन इनका देख लेंगे। या एक जटिल लवण होता है, इसे कॉम्प्लेक्स सेल्ट कहते हैं। जटिल लवण एक प्रकार से इसे कॉम्प्लेक्स सेल्ट कह सकते हैं, एक प्रकार से यह एक जटिल लवण होता है। फेरिक अमोनियम साइट्रेट जो होता है यह हमारा एक जटिल लवण जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेल्ट कहते हैं। अब हम फेरिक अमोनियम साइट्रेट का प्रिपरेशन देख लेते हैं, बनाने की विधि। फेरिक हाइड्रोक्साइड तब अवक्षेपित होता है इसमें जब क्षार लवण के घोल को फेरिक लवण या फेरिक सल्फेट में लगातार हिलाते हुए मिलाया जाता है, जिसे बाद में छानकर धो लिया जाता है और साइट्रिक अम्ल में उपयुक्त मात्रा में घोल दिया जाता है। अब हम इसकी ये देखेंगे, इस प्रक्रिया के दौरान इसे सिरप सांद्रित करने के लिए थोड़ी मात्रा में अमोनिया मिलाया जाता है। इसमें हम सिरप बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में अमोनिया मिलाते हैं। अब प्राप्त सिरप को 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे सुखाया जाता है। जो हमारा सिरप प्राप्त होता है उसे 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे सुखाया जाता है। तो हमें क्या मिलता है हम देख लेते हैं फार्मूला इसका। Fe2SO4 का होल ट्रायल प्लस 3NaOH गिव्स आउट 2FeOH होल थ्राइज प्लस 3Na2SO4। हमारे फार्मूला ये हमें प्राप्त होता है। फेरिक अमोनियम साइट्रेट का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, विलेयता कैसी होती है। तो यह चमकीले और भूरे रंग एवं लाल रंग का होता है, थोड़ा सा स्वाद में कसैला होता है, जल में अत्यधिक विलेय होता है, एल्कोहल में अघुलनशील होता है। हमें याद रखना है जल में यह अघुलनशील होता है। अब हमने आपको बताया जो फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है यह एल्कोहल में अघुलनशील होता है एवं जल में अत्यधिक विलेय होता है, एल्कोहल में अघुलनशील होता है। अब इसका हम मार्केट प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो एक प्रकार से मार्केट में हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे जाएँ तो मार्केट में इसको क्या नाम बोलेंगे तो हमें मिलेगा। तो इसको हम डेरिटोन, अगर हम जाएंगे मेडिकल स्टोर पे तो डेरिटोन कहेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और दूसरा है गेरिटोल लिक्विड, और गेरिटोल लिक्विड को कहते हैं, हिंदी में भी इसे गेरिटोल द्रव कहते हैं। अब इसकी हम स्टोरेज कंडीशन से देख लेते हैं, भंडारण स्थितियाँ। अब भंडारण स्थितियाँ में इसे हम कैसे रखते हैं ये है इसमें बताए हैं। तो नंबर 1 पे इसे प्रकाश से बचाने के लिए मूल पैकेज में संग्रहित किया जाना चाहिए। अब जैसे इसे हमें ऐसा बताया जाता है कि इसमें प्रकाश से बचाने के लिए हमें ऐसे पैकेज में संग्रहित किया जाना चाहिए जिसमें प्रकाश की सीधी किरणें ना जा सकें। और इसे 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ का तापमान टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो वहाँ संग्रहित इसको नहीं रख सकते इसको। और इसे ठंडा नहीं करना चाहिए। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ठंडा भी नहीं किया जा सकता। अब इसे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा ठंडा कर देंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए फेरिक अमोनियम साइट्रेट को ठंडा भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये हुआ स्टोरेज कंडीशन। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, फेरस अमोनियम साइट्रेट का यूज़ देख लेते हैं, उपयोग क्या होता है। तो नंबर 1 पर यह रुधिर कारक के रूप में द्रव के रूप में कार्य करता है। अब रुधिर कारक के रूप में कार्य करता है। रुधिर कारक एक प्रकार से जो रुधिर में उपयोग हो उसी को रुधिर कारक कहते हैं। नंबर 2 पे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया में पे इसको प्रयोग कर सकते हैं, इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब और भी जैसे कि आयरन की कमी से और डिफिशेंसी जो हमारे शरीर में होती हैं और उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पे था फेरस एस्कार्बोनेट।
अब इसका हम देख लेते हैं फेरस एस कार्बोनेट क्या होता है। तो फेरस एस कार्बोनेट एक आयन पूरक है जिसका उपयोग रक्त में आयरन के निम्न स्तर के उपचार के लिए किया जाता है। एक प्रकार से ये भी वही सेम है कि आयरन की कमी के लिए है। तो ये जितने भी हेमेटेनिक्स के जितने भी पार्ट हैं ये सब आयरन डिफिशिएंसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसी के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसका हम मार्केट प्रिपरेशन देख लेते हैं, मार्केट में कैसे इसको हम पा सकते हैं मेडिकल स्टोर पर। तो हम इसको सबसे पहले एस्कोफर कैप 275 mg इसको मांग सकते हैं हम, और आयरन एस्कार्बोनेट कैप्स और सल्फ्यूर सिरप 150 ml को हम अगर बोल दें तो हमें मार्केट में मिल जाएगा ये। अब हम इसका स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। भंडारण स्थितियाँ, इसे गर्मी, वायु तथा प्रकाश के सीधे संपर्क से दूर रखा जाना चाहिए। इसे जो होता है गर्मी, वायु एवं प्रकाश के सीधे संपर्क से दूर रखना चाहिए। दवा के संपर्क में आने से हानिकारक प्रभाव हो सकता है। अगर हमारे पास कोई अगर ड्रग है रखी हुई है तो उसके संपर्क में ये आने से हानिकारक प्रभाव कर सकता है। नंबर 3 पे तापमान में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो इसका स्टोरेज कंडीशन की जो टेम्परेचर है ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, न इससे डाउन होना चाहिए। तो हमारा ये रहा इसका स्टोरेज कंडीशन फेरस एस कार्बोनेट का। अब हम फेरस एस कार्बोनेट की यूज़ देख लेते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो यह आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया के लिए प्रयोग होता है। तो हमने ये देख लिया जो जितने भी हेमेटेनिक्स के पार्ट हैं वो सब आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया रोग से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब एक ऐसे जीर्ण विकृ रोग के लिए के कारण जो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये रहा फेरस एस कार्बोनेट। अब हमारा है कार्बोनिल आयन, थर्ड पे आ रहा है। तो हमारा कार्बोनिल आयन क्या होता है। कार्बोनिल आयन एक आयरन प्रतिस्थापन उत्पादक है जो आयरन हमारे द्वारा भोजन में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, और यह एक लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जो रक्त के माध्यम से ऊतकों और फिर अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो हमारा जो कार्बोनिल आयन होता है एक प्रकार से यह आयरन प्रतिस्थापन का लिए प्रयोग करते हैं, इसको प्रतिस्थापन के लिए प्रयोग करते हैं। हम जिस प्रकार हमारे शरीर में भोजन एवं खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यह एक प्रकार से जो हमारे रक्त में कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब इसका मार्केट प्रिपरेशन देख लेते हैं। अगर हम मार्केट में जाएं तो इसको किस नाम से, अगर हम इसको जैसे हमें मार्केट से लेना हो तो हम किस नाम से ले सकते हैं। तो मार्केट प्रिपरेशन इसका हम देख लेते हैं। तो फियोसोल नाम अगर हम बोल देंगे तो मार्केट में हमें मिल जाएगा। और इकार सी इसको हम बोल रहे हैं, इकार सी। इसको 3rd पे आता है इरको अगर हम बोल देंगे तो हमें ये कार्बोनिल आयन हमें मिल जाएगा मार्केट में। अब हम कार्बोनिल आयन की स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं, भंडारण स्थितियाँ क्या होती हैं। तो इसे कमरे के तापमान पर एक वायुरोधी कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए। जो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर एक न्यूनतम टेम्परेचर पे से संग्रहित रखा जाना चाहिए, और एक बच्चों से दूर रखना जाना चाहिए। अब इसे हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये एक पॉइजन है, इसीलिए इसे हमें दूर रखना चाहिए। पॉइजन है या मेडिसिन है जो हमें बच्चों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। एक प्रकार से अगर हम बच्चे से ले लेंगे तो ये पॉइजन का एक प्रकार का पार्ट है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग आयरन की मात्रा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। तो इसका जो है नंबर 1 यूज है, जो हम आयरन हमारे शरीर में हमने देख लिया हेमेटेनिक्स के जितने भी पार्ट होते हैं हम बना के लिख सकते हैं कि आयरन के लिए प्रयोग करते हैं। तो नंबर 2 पे आहार आयरन को पूरक के रूप में। अब ये भी है वही सेम आ रहा है, आहार आयरन के पूरक के लिए, एनीमिया के उपयोग के लिए। और नंबर 3 पे वही है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज के लिए करते हैं। तो हमारा जो ये पार्ट है सेम ही वैसे हो रहा है। हेमेटेनिक्स का जितना भी पार्ट है ये आयरन की डिफिशिएंसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये रहा 2nd लेक्चर जिसमें हमने हेमेटेनिक्स के सारे पार्ट को देख लिया है। अब हमारा जो 3rd लेक्चर आएगा एंटासिड्स पे आएगा, जिसे हम प्रतिअम्ल कहते हैं। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं कमेंट करें और शेयर करें, और
ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा चैनल को अपने ज़्यादा बढ़ाएं, इसलिए इसके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।